बांग्लादेश के थोड़ा सा नीचे बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा टापू है सेंट मार्टिन आइलैंड। अमेरिका इस आइलैंड में मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, लेकिन जो बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी, उसने इस आइलैंड को अमेरिका को देने से मना कर दिया। अब अमेरिका इस बात से इतना नाराज़ हुआ कि उसने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को ही गिरा दिया। आखिर इस छोटे से आइलैंड में ऐसा क्या है जिसके कारण अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट तक करवा दिया। अगर अमेरिका भारत के इतना करीब एक मिलिट्री बेस बना लेगा तो ये भारत के लिए भी अच्छा नहीं है। सेंट मार्टिन आइलैंड का पूरा इश्यू क्या है, आइए आज इसको डिटेल में समझते हैं। शेख हसीना ने कहा है कि अगर उन्होंने अमेरिका की मांग मान ली होती तो आज उन्हें अपना देश छोड़कर भागना नहीं पड़ता। सेंट मार्टिन आइलैंड केवल 3 स्क्वायर किलोमीटर के ही एरिया में फैला हुआ है। ये जो बांग्लादेश का साउथ वाला पोर्शन है, कोक्स बाजार तकनाफ पेनिसुला, इससे ये 9 किलोमीटर साउथ में है। पहले यहाँ पर कोई आइलैंड नहीं हुआ करता था और ये जो सेंट मार्टिन है ये बांग्लादेश से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में यहाँ पर समुद्र का जो पानी है वो बढ़ने लगा और इसका ऊपर का भाग डूब गया, तो उसके बाद यहाँ पर एक आइलैंड बन गया। यहाँ पर अराउंड 3700 लोग रहते हैं जो प्राइमरीली फिशिंग हो गया, राइस कल्टीवेशन, कोकोनट फार्मिंग, ये सब चीज़ें खेती यहाँ पर ये लोग करते हैं। यहाँ पर कोकोनट काफ़ी होता है, इसलिए इस आइलैंड को कोकोनट आइलैंड भी कहते हैं और बंगाली में इसका मतलब होता है नारिकेल जिंजीरा। 18वीं सेंचुरी के टाइम पर ये आइलैंड पूरा खाली पड़ा हुआ था, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। तो उस टाइम पर यहाँ पर अरबी व्यापारी लोग आए और उन्होंने इसका नाम जजीरा रखा। इसके बाद 1900 में यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने अपने एक क्रिश्चियन प्राइस्ट के नाम पर, जिसका नाम सेंट मार्टिन था, उसके नाम पर इस आइलैंड का नाम सेंट मार्टिन रख दिया। फिर उसके बाद ये ब्रिटिशर के अंदर आ जाता है और ब्रिटिशर्स जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन होता है तो जो बांग्लादेश आज का बांग्लादेश है वो पाकिस्तान के अंदर हुआ करता था। तब ये सेंट मार्टिन आइलैंड ईस्ट पाकिस्तान में आता था। उसके बाद 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो उसके बाद ये बांग्लादेश के अंदर आ गया। सेंट मार्टिन आइलैंड की जो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है वो इसकी लोकेशन है। जब ये बांग्लादेश के पास आया था उस टाइम पर भी और आज भी जो प्रेजेंट में जो इसके अराउंड जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो इसकी लोकेशन के कारण हो रही हैं। 1971 में जब ये बांग्लादेश के पास आया तो ये म्यांमार से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर है, तो म्यांमार ने कहा कि ये आइलैंड म्यांमार को मिलना चाहिए। लेकिन 1974 में बांग्लादेश और म्यांमार के बीच एक एग्रीमेंट होता है और इसको बांग्लादेश की टेरिटरी मान लिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी जो इस आइलैंड का डिस्प्यूट था वो पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं हो पाया, क्योंकि जो इसकी मैरीटाइम बाउंड्री थी वो कोई फिक्स नहीं हुई थी। और जब भी बांग्लादेश के फिशरमैन या फिर मछुआरे जो थे वो मछली पकड़ने के लिए इसके आसपास जाते थे तो वो उसकी बाउंड्री से आगे चले जाते थे और उनको म्यांमार की नेवी कई बार पकड़कर जेल में डाल देती थी या फिर फायरिंग करती थी, और ये फायरिंग होती रहती थी बीच बीच में। और इसके बाद ये केस इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी में भी जाता है और 2012 में इसका जजमेंट आता है। जजमेंट में ये टेरिटरी बांग्लादेश की टेरिटरी मान ली गई, लेकिन इसके बावजूद 2018 में म्यांमार ने अपना एक ऑफिशियल मैप रिलीज किया और उस मैप में इस सेंट मार्टिन आइलैंड को म्यांमार का हिस्सा दिखा दिया, जिसके बाद बांग्लादेश ने इसके खिलाफ अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। तो फिर जाकर म्यांमार ने ये मैप अपना वापस ले लिया। 2017 में जब म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों के अगेंस्ट जब वायलेंस हो रहा था तो करीब 7 लाख रोहिंग्याज भागकर बांग्लादेश में एंटर कर लेते हैं और बांग्लादेश में एंटर करने के बाद उनमें से हज़ारों रोहिंग्याज इस आइलैंड के थोड़ा सा ऊपर कोक्स बाजार में रिफ्यूजी कैंप में रहने लगते हैं। आज ये कोक्स बाजार का रिफ्यूजी कैंप पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप है। इन रोहिंग्याज के बीच म्यांमार में एक मिलिटेंट ग्रुप था, अराकान आर्मी, और इसको म्यांमार में बैन किया गया है। लेकिन ये बांग्लादेश के अंदर एंटर करके इस सेंट मार्टिन आइलैंड को क्लेम करने लगते हैं कि ये आइलैंड हमारा है, और इस सेंट मार्टिन आइलैंड के आसपास गोलीबारी होती रहती है, जिसके बाद बांग्लादेश की मिलिट्री को इसके आसपास अपनी नेवी को तैनात करना पड़ता है और कई सारी वॉरशिप आज इस सेंट मार्टिन के आसपास खड़ी रहती हैं। बांग्लादेश के लिए ये आइलैंड काफ़ी फ़ायदे वाला है, क्योंकि कोई भी जो आइलैंड होता है उसके चारों ओर का 200 नॉटिकल माइल्स या फिर 370 किलोमीटर का एरिया जो समुद्र में होता है वो भी उसी देश का होता है जिसका वो आइलैंड होता है। इस एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं और इस आइलैंड के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फिशिंग तो होती ही है, इसके अलावा ऑयल और गैस मिलने के भी चांसेस यहाँ पर हैं। इसके अलावा ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है।
इसके आसपास कई सारे खूबसूरत बीचेज हैं और इसकी कल्चरल हेरिटेज को देखने के लिए भी बाहर से टूरिस्ट लोग आते रहते हैं इसमें। इससे भी ज़्यादा जो इस आइलैंड की सबसे ख़ास बात है वो इसकी लोकेशन है। जो इसकी लोकेशन है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो यहाँ पर है इसके ये पास में है। अब जो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे मोस्ट क्रूशियल चोक पॉइंट है जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड इसमें से होता है। हर साल लगभग 94,000 शिप्स इस चोक पॉइंट से गुजरती हैं और पूरे वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है उसका 30% इस चोक पॉइंट से होकर जाता है। अब जिसकी भी मिलिट्री इस चोक पॉइंट के आसपास डिप्लॉयड होगी उसका असर इस चोक पॉइंट पे भी होगा और कभी भी वो इस चोक पॉइंट को बंद कर सकता है और पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोबल ट्रेड है उसको रोक सकता है। और चाइना का जितना भी ट्रेड होता है उसका एक बड़ा हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर जाता है। इसीलिए अगर सेंट मार्टिन जैसे आइलैंड पर अमेरिका या चाइना किसी की भी मिलिट्री डिप्लॉय होगी तो उसका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दबदबा रहेगा। इसीलिए इस आइलैंड को लेकर चाइना, इंडिया और यूएसए में इन तीनों देशों में एक राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। और रिसेंट टाइम पर चाइना भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगा था। जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तो उस टाइम पर चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। लेकिन आज चाइना के बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। चाइना ने आज बांग्लादेश की मिलिट्री में और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और चाइना आज बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना ने साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में किया है, लेकिन सेकंड नंबर में इन्वेस्टमेंट के मामले में बांग्लादेश आता है। चाइना बांग्लादेश में अभी तक करीब $25 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर चुका है और बांग्लादेश में ब्रिजेज बनाने हो या फिर रेलवे ट्रैक्स हों, एयरपोर्ट्स हों, पावर प्लांट्स हो, बांग्लादेश में चाइना ने इन सभी में काफ़ी बड़ी मात्रा में फंडिंग की हुई है। चाइना ने बांग्लादेश को एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये दिया है, जब भी बांग्लादेश चाइना के साथ ट्रेड करता है तो जो भी बांग्लादेश का सामान चाइना में जाता है तो उसमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पर चाइना कोई भी टैरिफ नहीं लगाता है। यानी बांग्लादेश अपना सामान बिना किसी टैरिफ के चाइना में बेचता है। 2002 में चाइना ने बांग्लादेश के साथ एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग और डिफेंस प्रोडक्शन की बात की गई थी। और 2006 आते आते बांग्लादेश चाइना में बने हुए हथियारों का एक बड़ा खरीदार बन चुका था। आज बांग्लादेश जितना भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है उसका करीब 86% चाइना से खरीदता है और चाइना इसमें मिलिट्री इक्विपमेंट, फाइटर जेट्स, बैटल टैंक्स, नेवल फ्रिगेट्स, सबमरीन्स, मिसाइल्स ये सभी बांग्लादेश को प्रोवाइड करता है। यहाँ तक कि चाइना बांग्लादेश में नेवल बेसेस, मिलिट्री बेसेस और एयर बेसेस बनाने में भी इन्वॉल्व है। बांग्लादेश में चाइना की इन्वॉल्वमेंट जितनी बढ़ेगी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूएसए पर जाएगा और इससे इस एरिया में यूएसए का इन्फ्लुएंस कम होने लगेगा। चाइना की इस स्ट्रेटजी से चाइना को यहाँ पर दो एडवांटेज होते हैं। एक तो वो इस एरिया में यूएसए को काउंटर करता है और दूसरा इंडिया के ऊपर भी एक एडवांटेज लेता है। इसीलिए आपने चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटजी भी सुनी होगी जिसमें चाइना इंडिया के चारों ओर अलग अलग नेवल बेसेस बनाता है और उसमें अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करता है। इसी टाइप का एक नेवल बेस चाइना बांग्लादेश के आसपास भी बनाना चाहता है। इसीलिए चाइना बांग्लादेश में एक डीप सी पोर्ट बनाना चाहता है जिसको बाद में चाइना एज ए नेवल बेसिस भी यूज़ कर सकता है। इवन बांग्लादेश के बगल में जो म्यांमार है वहाँ पर भी चाइना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और म्यांमार के कोको आइलैंड में चाइना ने वहाँ पर कई सारी सर्विलांस फैसिलिटीज़ बना रखी हैं और ये आइलैंड भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड से केवल 45 किलोमीटर ऊपर है। और यहाँ से चाइना अपनी सर्विलांस फैसिलिटीज़ के द्वारा भारत के उड़ीसा में जो बालासोर मिसाइल टेस्ट रेंज है वहाँ पर भारत जो भी मिसाइल टेस्ट करता है उसको चाइना उस पर सर्विलांस कर सकता है। इसके अलावा विशाखापट्टनम में जो इंडियन नेवी की डिप्लॉयमेंट है उस पर भी चाइना यहाँ से नज़र रख सकता है। इस एरिया में चाइना का इन्फ्लुएंस जितना बढ़ेगा उतना ही यूएसए का इन्फ्लुएंस घटता रहेगा। इसीलिए यूएसए ने बांग्लादेश के साथ उलझना स्टार्ट कर दिया। बांग्लादेश में कभी भी यूएसए का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है और इससे यूएसए को इतना ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होने वाला था, लेकिन चाइना फैक्टर के कारण यूएसए अब बांग्लादेश में काफ़ी इंटरेस्ट रखने लगा है। और बांग्लादेश में जब भी कोई इलेक्शन होता है या फिर कोई भी घटना होती है वहाँ पर यूएसए कमेंट जरूर करता है। पिछले कुछ समय से तो शेख हसीना अमेरिका की सुन ही नहीं रही थी और शेख हसीना को प्रो इंडिया माना जाता था
और शेख हसीना चाइना से भी सपोर्ट लेते रहती थी। इस सब को देखकर यूएसए काफ़ी परेशान था और यूएसए बांग्लादेश में एक रिजीम चेंज चाहता था और काफ़ी समय से ही बांग्लादेश से शेख हसीना को पद से हटाना चाहता था। तो इसमें यूएसए कई सारी स्ट्रेटजीज यूज़ करते रहता था, जैसे बांग्लादेश में जो अपोजिशन पार्टीज़ है उनको सपोर्ट करना और उनसे मिलना। यहाँ तक कि लास्ट इलेक्शन जब बांग्लादेश में हुए थे उसमें शेख हसीना जीती थी, उसको भी यूएसए ने क्रिटिसाइज़ किया और इसको अनफेयर पोल्स कहा। शेख हसीना बीच में ऐसे कई सारे बयान देती रहती थी जिससे ये लगता था कि शेख हसीना को कोई कंट्री प्रेशराइज कर रहा है। जैसे एक बार शेख हसीना ने कहा था कि कोई थर्ड कंट्री बांग्लादेश का डिवीज़न करना चाहती है और ये डिवीज़न रिलीजियस लाइन पे होगा और बांग्लादेश और म्यांमार की कुछ एरिया को मिलाकर एक नॉन मुस्लिम कंट्री बनाया जा सकता है, जैसे ईस्ट तिमोर को बनाया गया था, और ये एक क्रिश्चियन कंट्री होगी। यहाँ पर शेख हसीना ने डायरेक्ट यूएसए को ब्लेम तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्रिश्चियन कंट्री ईस्ट तिमोर का एग्जाम्पल देकर यूएसए की ओर इशारा किया, क्योंकि 2002 में जब ईस्ट तिमोर इंडोनेशिया से अलग हुआ था तब उसमें यूएसए का एक बड़ा रोल माना गया था। और 2002 में जब ईस्ट तिमोर बना उसके बाद अमेरिका करीब $500 मिलियन ईस्ट तिमोर को दे चुका है और आज ईस्ट तिमोर में अमेरिका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। वहाँ पर उनका मिलिट्री ट्रेनिंग हो या फिर टूरिज्म हो, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, हर सेक्टर में आपको ईस्ट तिमोर में यूएसए मिल जाएगा। ऐसे ही कई सारे बयान शेख हसीना ने दिए हैं। जैसे इलेक्शन से पहले एक बार शेख हसीना ने दावा किया कि उनके पास एक वाइट मैन आया था और उसने सेंट मार्टिन आइलैंड के बदले शेख हसीना को बांग्लादेश में इलेक्शन जिताने का ऑफर दिया। लेकिन अभी तक शेख हसीना ने डायरेक्ट यूएसए का नाम नहीं लिया था। लेकिन उसके बाद शेख हसीना ने एक बयान और दिया जिसमें डायरेक्ट यूएसए का नाम लिया। शेख हसीना ने ये कहा कि अगर वो सेंट मार्टिन आइलैंड यूएसए को दे देती तो वो बांग्लादेश में लंबे टाइम तक शासन कर सकती थी। लेकिन अमेरिका से जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या अमेरिका बांग्लादेश से सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता है, क्या अमेरिका बांग्लादेश को प्रेशराइज कर रहा है, तो अमेरिका इससे सीधे डिनाई करता है। इवन 2003 में भी ये मामला सामने आया था और 2003 में भी अमेरिका ने इसके लिए डिनाई किया था और 2024 में भी जब ये मामला सामने आया तो यूएसए ने सीधे इस मामले से इनकार किया। लेकिन यहाँ पर डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि बांग्लादेश में सेंट मार्टिन आइलैंड यूएसए का एक ब्रॉड स्ट्रेटजी का पार्ट है, जिसमें इस एरिया में चाइना का इन्फ्लुएंस तो कम होगा ही, साथ में जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो बांग्लादेश और म्यांमार से होकर गुजरता है, उसको भी यूएसए यहाँ पर चेकमेट कर सकता है। और इसके साथ साथ जो चाइना स्ट्रेट ऑफ मलक्का के आसपास जो एक्टिविटीज़ कर रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको भी यूएसए यहाँ से नज़र रख सकता है। अब जैसे जैसे बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल में चाइना और यूएसए का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है तो इससे डायरेक्ट असर इंडिया पे पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया में अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इसका सीधा असर भारत के ट्रेड को पड़ेगा, क्योंकि भारत का ट्रेड जो होता है उसका एक बड़ा अमाउंट इस एरिया से होकर गुजरता है। इवन चाइना से तो इंडिया को डायरेक्ट थ्रेट है और चाइना अपनी बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहता है। बांग्लादेश इसलिए भी इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया की जो सबसे लंबी बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ है, ना कि चाइना और पाकिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ इंडिया की 4096 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। 3 साइड से बांग्लादेश को इंडिया ने घेरा हुआ है और चौथी साइड से बांग्लादेश में बे ऑफ बंगाल पड़ता है। अब अगर इस चीज़ को बांग्लादेश के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो बांग्लादेश को इतने बड़े कंट्री इंडिया ने तीनों ओर से घेर रखा है, तो बांग्लादेश के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि वो किसी तीसरे ऐसी कंट्री के साथ पार्टनरशिप करे जिससे इंडिया काउंटर बैलेंस हो सके। तो इसीलिए बांग्लादेश चाइना के साथ अपने रिलेशन काफ़ी इम्प्रूव करता है। लेकिन यहाँ पर चाइना जो भी हथियार और जो भी डिफेंस इक्विपमेंट बांग्लादेश को प्रोवाइड करता है तो उससे इंडिया को कोई डायरेक्ट थ्रेट तो नहीं है, लेकिन इससे इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो होती है उसमें प्रेशर आता है। भारत के लिए बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश 2 रीजन्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला रीज़न ये है कि अगर इंडिया का कभी पाकिस्तान या चाइना के साथ किसी के साथ भी वॉर होता है तो इंडिया
बे ऑफ बंगाल को एज ए सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के तौर पर यूज़ कर सकता है और बंगाल की खाड़ी से भारत मिसाइल्स के थ्रू अपने नेवल बेसिस से चाइना पर अटैक कर सकता है। सेकेंड रीज़न यहाँ पर इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर पीस के लिए और वहाँ पर कनेक्शन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए बांग्लादेश के साथ रिलेशन होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि भारत का जो चिकन नेक है वो काफ़ी पतला है, उसकी सिक्योरिटी के लिए भी बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन इंडिया मेंटेन करना चाहता है। पिछले कुछ टाइम से बांग्लादेश और चाइना के रिलेशन जैसे ही इम्प्रूव हो रहे थे तो भारत को इससे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि शेख हसीना पावर में थी तब वो एक बैलेंस करके चलती थी। वो इंडिया और चाइना दोनों से रिलेशन इम्प्रूव करती थी और कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं लेती थी जिससे इंडिया के सेंटिमेंट्स हर्ट हों। लेकिन अब शेख हसीना बांग्लादेश की पावर में नहीं है, तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले बांग्लादेश इंडिया के बारे में भी सोचेगा। बांग्लादेश में चाहे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े या फिर यूएसए का इन्फ्लुएंस बढ़े, दोनों ही केसेस में इंडिया को लॉस ही है। यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, जब यूएसए के पास ऑलरेडी इंडियन ओशन में डिएगो गार्सिया में एक मिलिट्री बेस है, ऑस्ट्रेलिया के कोकोज में कीलिंग आइलैंड में जो वहाँ का बेस है उसका भी एक्सेस यूएसए के पास है, तब यूएसए क्यों इंडिया के पास बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस चाहता है? यहाँ तक कि इंडिया यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड ग्रुप में शामिल है जो यूएसए ने चाइना को कंटेन करने के लिए बनाया हुआ है, तब यूएसए क्यों अलग से यहाँ पर एक मिलिट्री बेस बना रहा है? कई सारे डिफेंस एनालिटिस्ट का ये मानना है कि हो सकता है कि यूएसए सेंट मार्टिन आइलैंड में मिलिट्री बेस केवल चाइना को काउंटर करने के लिए चाहता है। लेकिन दोस्तों, इस बे ऑफ बंगाल से इंडिया का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है, तो अगर यहाँ पर कोई मिलिट्री बेस बनकर कोई भी इश्यू यूएसए क्रिएट करता है तो उसका डायरेक्ट असर इंडिया के ट्रेड पर भी पड़ सकता है और फ्यूचर में यूएसए इंडिया की शिपिंग को बे ऑफ बंगाल में डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए यूएसए का इंडिया के इतने पास मिलिट्री बेस बनाना इंडिया के इंटरेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है।